सो जिस चैप्टर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आपने शायद थोड़ा सुना होगा, जैसे कि आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, है ना। आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी सुना है, आयंस सुने, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ना किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि वो आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से यूजफुल होने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये आपका चैप्टर डायरेक्टली एप्लीकेबल, मतलब इसके हर साल ना डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं लेकिन उतने नहीं आते। लेकिन ये चैप्टर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपका, ये और एक जो अगला चैप्टर होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, दीज टू चैप्टर्स आर कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या आप इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? आप ये चैप्टर पढ़ोगे स्टार्टिंग में तो आपको ये लगेगा कि यहां पे ये क्या ही चल रहा है, ठीक है, ये तो सारी चीजें इजी हैं। लेकिन ये सारी चीजें इवेंचुअली आपको ज्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका 2 फ्रंट्स में इंपॉर्टेंट है। पहला कि उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस हर साल आते हैं और ज्यादा आते हैं, प्लस अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो बाकी कुछ भी आपको पढ़ाना फिर मुश्किल हो जाएगा। आपने देखी नहीं कि एंटमैन, देखो स्टार्टिंग के दिनों में ना, जब अभी आपके लेक्चर्स धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करेगा, बट जितनी मूवीज देखनी है ना देख लो, क्योंकि फिर तो इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी एंट मैन की मूवी सिर्फ एक टॉपिक पे डिपेंड थी और वो था आपका क्वांटम रेल्म। ठीक है, वो क्वांटम रेल्म में जाता है जहां पे, क्योंकि क्वांटम रेल्म में आपका स्पेस और टाइम बिल्कुल वैसे काम नहीं करता जैसे कि हमारे लिए काम करता है। और इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको यहां से अभी क्लियर होगी, क्योंकि आपके जो क्वांटम नंबर्स हैं, जिस टॉपिक को आज हम करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं वहीं से आए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बताइए जरा कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस होता है? कभी सुना है आपने ये टॉपिक, क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल वर्ड जहां पे न्यूटन के लॉज वैलिड हैं। अगर मैं आपको बहुत ही क्रिस्प में बताऊं तो कोई भी ऐसा वर्ड जहां पे न्यूटन के लॉज वैलिड हैं वो होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स। और कोई भी ऐसा एरेना या कोई भी ऐसा डायमेंशन जहां पे वो न्यूटन के लॉज, वो न्यूटन के 3 लॉज है ना आपके, अगर वो तीनों लॉज आपके वैलिड नहीं है वहां पे, तो फिर वो हो जाता है आपका क्वांटम रेल्म। अब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो आपका क्लासिकल फिजिक्स एक्स होता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए। लेकिन आपका जो क्वांटम फिजिक्स है वो किन पे एप्लीकेबल होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब बहुत छोटे। एग्जाम्पल दीजिए कोई। ठीक है, एटम इज टेक्निकली और थोड़ा छोटे जाओ यार, कहां एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, और बहुत सारे हैं। ये सारे हमारे कैसे पार्टिकल हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और यहां पे ओके, अभी मैं समझा कि सर ने क्यों बोला था कि नेक्स्ट क्लास से कोई भी लेट नहीं आएगा। ऑल गुड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स योरसेल्फ। चलिए, क्या आपको यह बात क्लियर हो रही है कि, और इवेंचुअली ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है, बट क्लासिकल फिजिक्स आपका कहां पे एप्लीकेबल है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए।
और क्वांटम फिजिक्स कहां पे एप्लीकेबल है? चलिए इसको एक और लेवल आगे लेके चलें। आपके क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जेक्ट के मास के बेसिस पे बात होती है, ठीक है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में आपके मास के बेसिस पे नहीं, आपके वहां पे बात होती है, जानते हैं सिंबल को, लैम्डा, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था मतलब डी ब्रॉगली, ठीक है। अगेन ये सारी चीजें आपको शिवम सर बहुत डिटेल में कराएंगे, मैं सिर्फ आपके लिए एक क्या कह सकते हैं, काइंड ऑफ एक टीजर तैयार कर रहा हूं टू टेल यू द एंटायर मूवी, ठीक है। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है, अगर आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो एक सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल के पीछे एक वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। सिर्फ इतने स्टेटमेंट को समझिए, अगर कोई भी एक पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या होता है, एक वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। जैसे अगर आप किसी भी एक भारी भरकम जानवर को, लेट्स से हाथी, अगर आप हाथी को वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पे भगाओ, तो क्या उसके पास मास है? क्या वो भाग रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है? हां, तो क्या उस वक्त उसके साथ एक वेव नेचर एसोसिएटेड होगा? बिल्कुल होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि आपका पार्टिकल जितना ज्यादा बड़ा होगा, आपका पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा और वेलोसिटी जितनी कम होगी, उसका वेव नेचर उतना ही छोटा होगा, और इतना ज्यादा छोटा होगा कि आप उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी टेक्निक से मेजर नहीं कर पाओगे। क्या यह बात क्लियर हो रही है? लेकिन इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर मेरे पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा कम है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मास बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में उसका वेवलेंथ या वेव नेचर कैसा आएगा? अच्छा खासा डोमिनेंट आएगा। सेटल्ड? सो वी वर टॉकिंग अबाउट डी ब्रॉगली, ठीक है, और इनकी भी अपनी कहानी बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक है। इस सेंस में यूनिक है कि ये एक्चुअली में एक साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक्चुअली में मतलब साइंटिस्ट तो थे बट नॉट फ्रॉम द फिजिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड, ये जियोलॉजिस्ट थे। और इंसल्ट की पावर जानते हो आप लोग? आपके घर वाले आपके इंसल्ट करते हैं? करते हैं? करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। करते हैं? करते हैं, है ना? और कोई एक्सपीरियंस जिसकी बहुत ज्यादा घर पे इंसल्ट होती हो? मैम, हाँ, आप नहीं करते? करते हैं ना? लगता थोड़ी ज्यादा करते हैं इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हो। पॉइंट इज कि इनकी भी इंसल्ट की थी। इनके डी ब्रॉगली के पापा और भाई एक जगह पे बैठ के दे वर ट्राइंग टू सॉल्व सम इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने उनसे पूछा, मतलब ही एंटर्ड द रूम एंड ही आस्क्ड कि आप दोनों किस बारे में डिस्कशन कर रहे हो, क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? उन दोनों लोगों ने, ठीक है, उन्हीं के भाई और उनके पापा ने इनकी इंसल्ट की, ये कह के कि तुम जियोलॉजिस्ट हो, तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। एंड लुक एट द पावर ऑफ इंसल्ट। वो एक कॉन्सेप्ट देके चले गए जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके ऑब्वियसली भाई और पापा कैलकुलेशन में ही फंसे रह गए, है ना? तो इंसल्ट इज अ वेरी पावरफुल वेपन एंड आई एम गोइंग टू यूज इट अलॉट, है ना? जब मैं आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, तो ठीक है, आई होप यू गेट द मैसेज। बट द थिंग यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है, उसका मास जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतना ही कम, उसकी वेलोसिटी जितनी कम होगी, वेवलेंथ उतना ही कम, ठीक है?
काइंड ऑफ कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है उसका मास कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास कैसा होता है? बहुत ज्यादा कम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻⁻37 kg, ठीक है, -27 ये प्रोटॉन का हो जाता है, बट एग्जैक्ट नंबर से हमें फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि -31 या 27 दोनों ही बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, है कि नहीं? आपके पार्टिकल का मास जितना कम होगा वेवलेंथ उसका उतना ही ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी कैसी होती है? बहुत ज्यादा, तो वेव नेचर कैसा होगा? ज्यादा। अब आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा हम वेवलेंथ के पीछे पड़े क्यों हैं? इतना ज्यादा हम वेवलेंथ के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि अगर हमने ये वेव नेचर को सॉल्व कर लिया तो मुझे उस पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन। इसलिए हम उस वेव नेचर के पीछे पड़े हैं क्योंकि आपका जो क्वांटम नंबर्स हैं या जो आपका क्वांटम फिजिक्स है वो पूरा का पूरा आपके वेव नेचर पर डिपेंड करता है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या था? तो डी ब्रोगली ने, जस्ट टू समराइज, इन्होंने क्या बोला बताइए? जितना ज्यादा वेलोसिटी है उतना ज्यादा वेव रहेगा और फिर बहुत बढ़िया। आप बताइए। हाँ, अरे आपके पीछे। सो इन शॉर्ट डी ब्रोगली ने क्या बोला कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के पीछे एक उसका क्या होगा? वेव नेचर एसोसिएटेड होगा। किसी भी मूविंग पार्टिकल के पीछे क्या होगा? उसका वेव नेचर एसोसिएटेड होगा। और हम वेव नेचर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि अगर मैंने उस वेव नेचर को सॉल्व कर लिया तो फिर मुझे उस पार्टिकल के सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सारी इंफॉर्मेशन का मतलब कि उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो किस, उसकी एनर्जी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो वेवलेंथ है ना पार्टिकल का, वो उसका आधार कार्ड है, ठीक है। और आधार कार्ड में आपका क्या है? सबसे पहले आपकी शक्ल दिख जाएगी एक्चुअल में कैसी है ना। फिर क्या दिख जाएगा? आपके कहां कहां पे बैंक अकाउंट्स हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। वो तो छोड़ो, वो तो छोटी बातें हो गई, वो तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आपका रेटिना मिल जाएगा, है ना, थंबप्रिंट्स मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो? और थंबप्रिंट्स क्यों यूनिक हैं? मतलब उनकी क्या खास बात है? सबके अलग अलग होते हैं। चलिए, तो क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब इस पर्टिकुलर वेव नेचर को इसे मूव कैसे करना है इससे? अच्छा, सो ये रहा मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल, ये पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है। और जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ साथ क्या एसोसिएटेड होता है? एक वेव नेचर, ठीक है। और वेव नेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इस वेव नेचर को मैंने सॉल्व कर लिया तो फिर मुझे उस पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सारी मतलब एनर्जी, वेलोसिटी, पोजीशन, मोमेंटम, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। वो कहां पर है, कहां जाने वाला है, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, सब कुछ। इस पर्टिकुलर वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, इस एम्पलीट्यूड को हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल से जिसको हम कहते हैं साई। बात समझ रहे हैं? और जहां से आपको चीजें लिखनी होंगी वहां से मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको बेसिस बता रहा हूं कि क्वांटम नंबर्स स्टार्ट कहां से हुए, ठीक है। देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेवलेंथ, वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सॉरी, ओके, ठीक है। और कोई एनी डिफरेंट आंसर?
हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। अब वो यहां पे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है क्योंकि मतलब टेक्निकली वो है, बट आप समझ गए, ठीक है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, जिस तरीके से आपके वेवलेंथ का जो एम्पलीट्यूड होता है उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल सिग्निफिकेंस? यस, इन जनरल मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू आस्क कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? नहीं, एग्जाम्पल्स तो ठीक है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? हाँ, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड फिजिकली, विच कैन यू एक्सपीरियंस बाय योर फिजिक, ठीक है। जैसे आई नीड 2 वॉलंटियर्स, कोई भी 2 लोग, अरे प्लीज, चलो आप उसका हाथ उठा रहे थे, ठीक है। अगर मान लो ये मैम ने इसको चांटा मार दिया, मान लो, इसे क्या फील होगा? टेम्परेचर, प्रेशर, मास होगा फील। तो जितनी चीजें, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, है ना, पर जितनी चीजें आप अपने फिजिक से फील कर सकते हो वो सारी कहीं ना कहीं कंसिडर की जाती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मास, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके जो वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड होता है ना, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन उसी एम्पलीट्यूड को जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको वो स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को आप फिजिकली फील कर सकते हो। एनी ऑब्जेक्शंस टू दिस पॉइंट और एनी एग्जांपल? आपके घर में एक छोटा सा कोई नाइट बल्ब होगा, ठीक है, आप उसके सामने खड़े हो सकते हो, ठीक है, लेकिन जो हेलोजन बल्ब्स होते हैं, क्या आप उसके सामने खड़े हो पाओगे? नहीं। क्या आप वहां पे आंखें भी खोल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी? लाइट की। तो मैं आपके लिए बस यहां पे लिख दे रहा हूं, अगेन ये सब आप बाद में करोगे ही। एम्पलीट्यूड का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन एम्पलीट्यूड का अगर आप स्क्वायर करोगे तो फिर वो क्या बन जाता है? इंटेंसिटी। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो साई है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अब ये साई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर। नाम सुना है इनका? एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने इनका नाम वो जो इनका फेमस कैट थॉट एक्सपेरिमेंट है, वो कभी सुना है? श्रोडिंगर्स कैट क्या होता है मैम? डू यू नो? When you are, हाँ लास्ट में इंपॉर्टेंट बोला आपने, ठीक है, बहुत बिल्कुल सही बताया। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो आप जब तक वो बक्सा खोलोगे नहीं, आपको ये पता नहीं है कि योर कैट इज वेदर डेड और अलाइव, ठीक है। इट कैन बी बोथ। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सिंपल सा। आपके घर में, किचन में कहीं ना कहीं एक कैबिनेट होगा, ठीक है, और उस कैबिनेट में आपके मॉम के फेवरेट क्रॉकरीज रखी होंगी, है ना, किचन में डेफिनेटली होगा। और वो एक ऐसी क्रॉकरीज होंगी जो मम्मी बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने पे निकालती होंगी। अब इमेजिन करो कि किसी वजह से, आपकी किसी गलती की वजह से वो क्रॉकरीज वहां से स्लिप हो गई है, और जो सामने शीशे का डोर है, ये इंपॉर्टेंट है, जो सामने शीशे का डोर है उस पे आके अटक गई है। अब वो टूटी है कि नहीं टूटी है?
वो टूटी भी हैं और नहीं भी टूटी हैं, क्योंकि द मोमेंट आप उसको ओपन करोगे वो टूटेगा, फिर आप टूटोगे। लेकिन जब तक वो दरवाजा, जब तक वो ग्लास डोर बंद है, आपको दिख रहा है कि वो क्रॉकरीज वहां पे अटकी हुई हैं। और अगर आपने वो ग्लास डोर खोला, इमेजिन करिए इसको, अगर आपने वो ग्लास डोर खोला तो बिना उनके गिरे आगे काम होगा ही नहीं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है श्रोडिंगर्स कैट की सिचुएशन, कि अनटिल अनलेस यू ओपन द बॉक्स यू डोंट नो कि व्हाट वहां पे क्या होने वाला है। इस चीज को अगर टाइम मिले ना तो जरूर YouTube पे जाके सर्च करके पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सारी, ठीक है। बट श्रोडिंगर्स का यहां पे काम ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स अलोंग विद हाइजेनबर्ग। नाम सुना है आपका? बहुत बढ़िया, उससे बड़े बड़े काम किए हैं हाइजेनबर्ग ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आज हमको हाइजेनबर्ग याद कौन है? केवल ब्रेकिंग बैड का। आप लोगों ने अभी एक रिसेंटली जो मूवी आई थी, अरे यार वो इट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, ओपनहाइमर, देखा आपने? वो समझा? झूठ बोल रहा है, मेरे को नहीं समझा था पूरा वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। बट अगर आप वो मूवी देखोगे तो आपको उसमें रियलाइज होगा कि कई बार हाइजेनबर्ग का नाम लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना अलग से जाके कभी पढ़िएगा, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने पूरी की पूरी साइंस को सिर्फ एक स्टेटमेंट से पूरा चेंज कर दिया था। अब सोच के देखो कितना इंपैक्टफुल रहा होगा वो आदमी। सोच के देखो जरा कि आपने एक स्टेटमेंट दिया और आपके पहले कई हजार साल से जो भी हम पढ़ रहे थे वो सब चेंज हो गया। आई थिंक दैट इज वेरी इंपैक्टफुल, क्योंकि उस आदमी को मरे हुए भी कई 150 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट होगी तो वहीं से होगी जहां से वो बोल के गया था। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपैक्टफुल। जैसे सचिन है ना, क्रिकेट की बात होगी तो उसकी बात होगी ही होगी। बाय द वे आईपीएल देखते हो आप लोग? कितने लोग आरसीबी फैन हैं? और बस 2 ही हैं? चलो ठीक है, 2 लोगों को तो मैं क्लास से निकाल सकता हूं फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट पर्सनली, ठीक है। बट क्या करें, आरसीबी फैंस को कुछ नहीं कर सकते हो। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। बट आप लोग जीतने पे इतना चिल्लाते क्यों हो? हाँ? देखा, नाइस, मजा आने वाला है फिर तो अब डिस्कशन में। ठीक है बेटे, कभी कल ही हारे हैं तो उससे कुछ बोलूंगा नहीं मैं आज। कोई बात, कल भी हारे हैं मैंने बोला, तो इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें लॉयल्टी नहीं घुसेड़ते हैं। ओके, अगेन कमिंग टू द टॉपिक, आपके पास कोई भी पार्टिकल है जो फास्ट मूव कर रहा है तो उसके पीछे एक क्या होगा? वेव नेचर। वो वेव नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने अगर उस वेव नेचर को सॉल्व किया तो मुझे उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगा, इस बात पे आते हैं। श्रोडिंगर्स ने एक इक्वेशन था इनका, वो इक्वेशन हम नहीं लिखने वाले हैं, वो सब आपको शिवम सर कराएंगे, ठीक है। इन्होंने श्रोडिंगर्स इक्वेशन उसको कहते हैं, और उन्होंने इस साई को एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में पुट किया। एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में पुट किया, और ऑपरेटर क्या होता है आप जानते हो? कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर जानते हो आप? बिल्कुल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटर्स हैं जो 2 नंबर पे ऑपरेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी 2 नंबर लिया, वहां पे प्लस ऑपरेटर यूज किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। अगर आपने उन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपको वहां पे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑपरेटर सम कुछ ऐसा है कि यहां से आलू डालो, यहां से सोना निकलेगा। मतलब ऑपरेटर आपकी चीजों को क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो श्रोडिंगर्स ने इस साई को जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में पुट किया,
अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो वहां पे हमको तीन, इस इक्वेशन के, श्रोडिंगर्स इक्वेशन के हमको फिर तीन सॉल्यूशन मिले। क्या होते हैं सॉल्यूशंस? बिल्कुल, सॉल्यूशंस वो होते हैं जो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, कि अगर मैं उस इक्वेशन में वो सॉल्यूशन को वापस पुट कर दूं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और यहां से जो हमको तीन सॉल्यूशंस मिले, उन सॉल्यूशंस का नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, MUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा था मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और देखिए यहां से ना, ये यहां से आपके सीईटी, मेंस, एडवांस, ये सब सेग्रीगेट हो जाते हैं। सीईटी में कभी कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये क्वांटम नंबर्स कहां से आए, लेकिन मेंस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आपके क्वांटम नंबर्स एक्चुअली में कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। तो आपके क्वांटम नंबर्स कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन है? श्रोडिंगर्स, हाँ, इसका पूरा नाम है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो जब आप श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? तीन। कौन कौन से? नेम देम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मेरे पास टोटल क्वांटम नंबर्स होते हैं 4। तो कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सा क्वांटम नंबर आपके श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, और उसका नाम है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपके कौन कौन से क्वांटम नंबर्स सॉल्यूशन है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल n से, एजीमुथल को आप रिप्रेजेंट करते हो L से, और मैग्नेटिक को आप रिप्रेजेंट करते हो ML से। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, n मतलब ये रहा आपका साई, ठीक है, NL ML। ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। NL ML। बताइए क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? तो टोटल क्वांटम नंबर्स मेरे पास कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, मैग्नेटिक स्पिन। इनमें से कौन कौन से आपके श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है? पहले तीन। कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक स्पिन। आपके इलेक्ट्रॉन का स्पिन केवल दो ही टाइप का हो सकता है, या तो ऐसा या ऐसा। पढ़ा है ना आपने ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, ठीक है। या तो +1/2 होगा, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है। एक होगा -1/2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगा और एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट नीचे की तरफ होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। गेटिंग द पॉइंट? चलिए तो जरा एक बार इस पूरी चीज को समराइज करते हैं एंड देन वी कैन मूव टू एक्चुअल टॉपिक क्वांटम नंबर, जहां पे आपको चीजें कुछ कुछ लिखनी होंगी। ठीक है, ठीक है। डी ब्रोगली का इंपॉर्टेंस बताइए। और वेवलेंथ की क्या इंपॉर्टेंस है, आप बताइए। बहुत बढ़िया। मैम आप बताइए, वेवलेंथ के जो एम्पलीट्यूड है उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है? वेवलेंथ के एम्पलीट्यूड का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है? एम्पलीट्यूड का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। और हम इसके वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड को
साई से। फिर इस साई को हमने कौन सी इक्वेशन में पुट किया है मैम, आप बताइए, आपके पीछे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, आप बताइए वहां से हमें क्या मिला फिर। हाँ, और तीन जो क्वांटम नंबर्स थे वो मिले, जो था जो हैमिल्टन ऑपरेटर था उससे तीन क्वांटम नंबर्स मिले। प्लीज आप बताइए कौन कौन से, प्रिंसिपल, आइजेंस्टाइन और मैग्नेटिक। कौन सा क्वांटम नंबर नहीं था उसमें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए ठीक है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, एक और बात सुनिए। जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक है ना, दे आर यूनिक आइडेंटिटी, क्योंकि अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स कहीं पे भी है, मतलब अगर इस पे मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो इसका मतलब कि वो फिंगरप्रिंट्स मेरे ही हो सकते हैं, किसी और के नहीं हो सकते। बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वांटम नंबर्स का यूज क्या है, ये क्वांटम नंबर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के फिंगरप्रिंट्स हैं। मतलब किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के, जिस तरीके से दो ह्यूमंस के, किसी भी दो अलग अलग ह्यूमंस के क्या फिंगरप्रिंट सेम हो सकते हैं? नहीं। उसी तरीके से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के दोनों सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्या ये बात क्लियर हो रहा है आपको? और अगर ऐसा होता है कि सारे क्वांटम नंबर सेम आते हैं, तो फिर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। पहली ये कि आप जिन दो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग मान रहे हो, टेक्निकली अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, ठीक है, आपने कोई गलती की है उनको स्टडी करने में। दूसरा ये कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पैरेलल यूनिवर्स में है। अगेन मार्वल मेटावर्स, पैरेलल यूनिवर्स आप जानते हो ना, ये आपको पता है ना, ये सिर्फ मूवीज की बातें नहीं है, इट कैन एक्चुअली एग्जिस्ट। मैथमेटिकली तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से भी एग्जिस्ट करता है, बस वही है कि हमने कभी देखा नहीं है ना, बात समझ रहे हो? तो बस उतना ही डिफरेंस है। मतलब आज की डेट में क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? व्हाट इज द बिगेस्ट कॉज कि हम टाइम ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं? ना ना ना, इज इक्वल टू MC स्क्वायर क्या होता है? चलिए ये भी अच्छी चीज इसने पूछी है। लास्ट में आप बताइए, इज इक्वल टू MC स्क्वायर सुना है आपने कभी? हाँ, सॉरी, हाँ, क्या होता क्या है वो? हाँ, दैट्स मेक सेंस, ठीक है। Sorry? Okay. That the equation is E equals to MC square, where E is the energy, M is the mass, and C is the speed of light. Energy change in mass, like when the mass changes, E second also the energy changes. ठीक है, आप लोगों का आंसर मतलब सही है, काफी लोगों का। अच्छा, the one thing to which I want to emphasize on this class is there is no right or the wrong answer, ठीक है, but there should always be a thought process. प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, ठीक है, और आपको अगर बैटिंग करने जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बैट पकड़ना कैसे है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सामने से बॉल को फेस करना है, उल्टा नहीं खड़ा होना है। तो प्लीज इस बात को समझिए कि सही आंसर और गलत आंसर से आप बिल्कुल भी कभी भी परेशान मत होना, लेकिन अगर आपका दिमाग एकदम ब्लैंक है, वो एक प्रॉब्लम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वो गलत है, सही है, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन थॉट प्रोसेस होना चाहिए।
सो आइंस्टीन का जो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर है, उसकी एक सिंपल सी कहानी ये है, उन्होंने ये बोला था कि आपका एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है। आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। कभी आपने E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होते हुए देखा है? और कहीं? न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। मैं आपको बताऊं, इस वक्त बाहर ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ में हो रहा है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर राइट नाउ, क्योंकि सन से सिर्फ एक ही चीज आ रही है, एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी आपका ये पेड़ किस में कन्वर्ट कर रहा है? मास में, क्योंकि वो खुद बड़ा हो रहा है। तो देखो उस पे आई कैन सी आम भी लगे हुए हैं, है ना। तो वो आपके फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको फिर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर आपका मास इंक्रीज हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो टेक्निकली इस वक्त उसमें E इक्वल्स टू mc स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि सन से केवल एनर्जी आ रही है, जिस एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस किया जा रहा है, और उससे फिर आपका मास प्रोड्यूस हो रहा है। जरा यहां से कुछ कुछ चीजें लिखिएगा। सबसे पहले जरा हेडिंग डाल लीजिए, क्वांटम नंबर्स। ये लास्ट में Q&A आपका क्वांटम नंबर्स है। सो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, आई गेस ये आपको अब तक पता चल ही चुका है। द सेट ऑफ 4 इंटीजर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम इज नोन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। सिंपल एज इट इज, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसके बाद जरा हम आ जाते हैं पहले क्वांटम नंबर पे। कौन सा था पहला क्वांटम नंबर? उसके कुछ सब पॉइंट्स हैं, जरा उनको लिखते हैं, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन लिखना होगा ना, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस। ठीक है, तो चाहो तो आप भी वैसा ही लिख लेना, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो कि वो क्या लिखा है। ठीक है,
आपने स्टेटमेंट ये तो लिख लिया होगा ना, मैं इसको ऊपर स्लाइड कर दूं। in principal energy cell, in principal energy cell is आपने कभी मैजिक नंबर सुने? मैजिक नंबर्स 2, 8, 18। कुछ वैसा ही हीलियम का एटॉमिक नंबर, आफ्टर दैट नोबल गैस, नेक्स्ट नियॉन, कितना हो गया 10, डिफरेंस 8, उसके बाद आर्गन एटॉमिक नंबर 18, उसके बाद नहीं, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये होता है। तो फिर 18 के बाद अगला क्या होता है 36। तो ये जो आपके इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस है ना 2, 8, 8, 18, इन्हीं को मैजिक नंबर्स कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन के जो जस्ट नीचे एलिमेंट होगा वो कौन सा होता है? सिलिकॉन। उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? आपको बस वही नंबर उसमें ऐड कर देना है। ऑक्सीजन के जो जस्ट नीचे एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो इसीलिए इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं, क्योंकि जब आप नीचे जाओगे ना तो नोबल गैस में, तो अगर आप किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे तो उन्हीं नंबर्स को ऐड करते चले जाओ, आपको नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे नंबर्स आपके एग्जैक्टली आए कहां से, वो आपको यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्लियर होगा। आपने कभी ऑर्बिट सुना है?